हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। प्रथम विश्व युद्ध 1918 से लेके 1914 से लेके 1918 तक हुआ था। इतिहास की ये सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था, जिसने दुनिया के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे को गहराई से प्रभावित किया। इस युद्ध के कई कारण और परिणाम थे, जिन्हें हम निम्नलिखित रूप से देख सकते हैं। कौन कौन से? प्रथम विश्व युद्ध के अगर कारणों में देखें तो सबसे पहले कारण आता है राष्ट्रवाद, है ना। राष्ट्रवाद जो हुआ था 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप में राष्ट्रवाद तेजी से बढ़ा। विभिन्न देशों ने अपनी जाति और संस्कृति के प्रति गर्व की भावना ने दूसरे देशों के प्रति अविश्वास और शत्रुता को जन्म दिया। विशेष रूप से बाल्कन क्षेत्र में स्लाव लोगों के बीच राष्ट्रवादी विचारों का उभार हुआ, जिसने ऑस्ट्रो हंगेरियन, है ना, ऑस्ट्रिया और हंगरी साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह की स्थितियां उत्पन्न कर दी, है ना। मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि जब फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, फ्रैंकफर्ट, है ना, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, तो वहीं से द्वितीय विश्व वहीं से प्रथम विश्व युद्ध के बीच प्रारंभ हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं कि जो ये जर्मनी का जो बिस्मार्क है वो फ्रांस का एक समृद्ध क्षेत्र ले लेता है, एल्सस लारेन, है ना, एल्सस लारेन वाला क्षेत्र ले लेता है और इस क्षेत्र की पुनः प्राप्ति के लिए फ्रांस लगातार प्रयासरत रहता है और ये इसी अपने एक किसी मुद्दे की तलाश में रहता है। तो वो मुद्दा यहाँ से आता है जब ऑस्ट्रिया हंगेरियन के मध्य विवाद हो जाता है। ठीक है, आगे क्या होता है? सैन्यवाद। यूरोप में बड़ी सैन्य शक्तियों के बीच हथियारों की होड़ मची हुई थी। जर्मनी और ब्रिटेन के बीच नौसेना के प्रभुत्व को लेकर प्रतिस्पर्धा थी, जबकि रूस, ऑस्ट्रिया हंगरी और फ्रांस भी अपने सैन्य बल को मजबूत कर रहे थे। ये सैन्य तैयारियां युद्ध को तेजी से बढ़ावा देने वाली साबित हुई, है ना। पूर्वी साम्राज्य भी एक यहाँ पे अगर हम देखें तो पूर्वी साम्राज्य की जो चुनौती होती है वो भी प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण मानी जाती है। इसे हम बाल्कन, है ना, बाल्कन प्रॉब्लम भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ था कि जो रूस, जो तुर्की वाला क्षेत्र है ना, तुर्की पहले बहुत सारे छोटे छोटे देशों में मिलकर बना हुआ था। तो तुर्की के जो मुद्दे को लेकर प्रथम विश्व युद्ध को प्रारंभ माना जाता है। मतलब तुर्की के मुद्दे पर भी प्रथम विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण माना जाता है। नेक्स्ट आता है कूटनीतिक संधि प्रणालियां, है ना। संधि प्रणाली के अंतर्गत यूरोप की बड़ी शक्तियों ने आपस में कई संधियां कर ली। मुख्य रूप से कौन कौन से संगठन थे? एक तो पहला ट्रिपल अलायंस, इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली थे, है ना। ये कौन से देश कहलाएंगे? ये ध्रुवी राष्ट्र कहलाएंगे, है ना, ध्रुवी राष्ट्र ये कहलाते हैं। दूसरा ट्रिपल एंटेड, इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस शामिल थे। इन गठबंधनों ने देशों को युद्ध की स्थिति में एक दूसरे की सहायता करने के लिए बाध्य किया। तो ये दो प्रमुख कूटनीतिक संधि प्रणालियां बनी। अगला आता है औपनिवेशिक प्रतियोगिता। मतलब उपनिवेशों के जर्मन साम्राज्य थे विलियम केसर, वो ये कहते थे कि हमें भी सूर्य के नीचे जगह चाहिए, है ना। सूर्य के नीचे जगह चाहिए का अर्थ है सूर्य के नीचे जगह चाहिए, अर्थात वो भी अपने उपनिवेश स्थापित करना चाहते हैं वैश्विक स्तर पर। किसकी तरह? ब्रिटेन की तरह, है ना। तो ये जर्मनी के थे विलियम केसर और ब्रिटेन से टक्कर ले रहे थे। तो ये भी एक प्रमुख कारण बना औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा जो यूरोपीय देशों के बीच हुई। यूरोप की शक्तियां नए क्षेत्रों और उपनिवेशों के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर रही थी। अफ्रीका और एशिया में नियंत्रण के लिए संघर्ष ने अपनी तनाव बढ़ाया। विशेष रूप से जर्मनी और ब्रिटेन के बीच औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा के संबंधों से कड़वाहट आई। जो मैंने बताया था, जर्मनी के सम्राट विलियम केसर और ब्रिटेन तो पहले से ही औपनिवेशिक साम्राज्य फैलाए हुए था, इसने भी प्रथम विश्व युद्ध को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट आता है सर्बियाई राष्ट्रवाद और ऑस्ट्रिया सर्बिया विवाद। ये तात्कालिक कारण माना जाता है। ऑस्ट्रिया सर्बिया का जो विवाद है ये तात्कालिक कारण माना जाता है। ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे फर्डिनेंड, है ना, फर्डिनेंड, ये सर्बिया घूमने जाते हैं, वहाँ कोई व्यक्ति इनको मार देता है ना। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज फ्रांस फर्डिनेंड की सर्बियाई राष्ट्रवादी गवरिलो प्रिंसिप द्वारा हत्या ने युद्ध को उकसाने वाली अंतिम चिंगारी का कार्य किया। इसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला किया, जिससे युद्ध की शुरुआत हुई।
अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव ऐसी जब युद्ध में जब इस तरह की प्रतिस्पर्धा चल रही थी, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, तो ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो इनमें आपसी सहयोग और समन्वय को बढ़ावा दे सके, युद्धों को रोक सके। अगर कुछ जैसे 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ बनेगा, उसके बाद आज तक कोई युद्ध नहीं हुआ, ऐसी कोई संस्था अगर बन जाती तो शायद प्रथम विश्व युद्ध नहीं होता, है ना। तो ये एक प्रमुख कारण माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। अब प्रथम विश्व युद्ध में कौन जीतता है? प्रथम विश्व युद्ध में थोड़ा बता देता हूँ। प्रथम दो तरह के राष्ट्र थे, ध्रुवी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। इसमें मित्र राष्ट्र जीत जाते हैं, है ना। मित्र राष्ट्र में कौन कौन रहते हैं? मित्र राष्ट्र में रहते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे लोग इसमें रहते हैं, तो ये जीत जाते हैं। ध्रुवी राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं जर्मनी, है ना, उसके बाद बुल्गारिया, हंगरी, तुर्की, ये देश हार जाते हैं। अब इसका हम प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों को अगर देखें तो सबसे पहले क्या होता है? साम्राज्यों का पतन, है ना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप के 4 प्रमुख साम्राज्य जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और रूस टूट गए, है ना। मतलब ये अनेक भागों में बढ़ गए। जैसे ऑटोमन साम्राज्य का विघटन हो गया, है ना, ऑस्ट्रिया हंगरी में विघटन हो गया, जर्मनी में विघटन हो गया, है ना, रूस के भी बहुत सारे क्षेत्रों में विघटन हो गया। इसमें से कुछ देशों में क्रांति और राजनीतिक उथल पुथल हुई, जिसमें रूस में बोल्शेविक क्रांति और जर्मनी में वाइमार गणराज्य की स्थापना हुई, है ना। बोल्शेविक और मेनसेविक क्रांति वहाँ पे मानी जाती है। तो बोल्शेविक क्रांति प्रमुख मानी जाती है, तो ये प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों के अंतर्गत मानी जाती है। जर्मनी में वाइमार गणराज्य की स्थापना होती है ना, वहाँ पे भी गणराज्य स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट आता है वर्साई की संधि। 1919 में वर्साई संधि ने जर्मनी की युद्ध के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया और उस पर कठोर दंड लगाए। इसमें जर्मनी के क्षेत्रीय हानि, सैन्य प्रबंधन और भारी युद्ध क्षतिपूर्ति वसूली गई। इस संधि के कारण जर्मनी में असंतोष और आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ, जिसने बाद में द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की, है ना। मतलब क्या होता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हार जाता है तो जो जर्मनी से हारे हुए जर्मनी से वर्साई की संधि की जाती है ना, वर्साई की संधि की जाती है। तो ये एक तरह से काफ़ी घातक हुई जर्मनी के लिए। जर्मनी का आर्थिक, सामाजिक रूप से और सैन्य रूप से पूरी तरह से विभाजन कर दिया। और जर्मनी के जो एक राइन भूमि थी, काफ़ी ये समृद्ध भूमि थी, राइन क्षेत्र का भी विघटन कर दिया और इस पे फ्रांस का काफ़ी दबदबा बना दिया गया। तो फ्रांस ने अपना क्षेत्र भी ले लिया, एल्सेस लारे। आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। युद्ध के बाद स्थायी शांति और संघर्षों को हल करने के उद्देश्य से राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन जिसे कहते हैं, की स्थापना की गई। हालांकि यह संगठन द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ही विफल हो गया, क्योंकि इसके पास पर्याप्त शक्ति और समर्थन नहीं था। नए राष्ट्रों का उदय होता है। ऑस्ट्रो हंगेरियन ऑटोमन साम्राज्य के विघटन के कारण कई नए राष्ट्रों का उदय होता है, जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया, तुर्की जैसे देशों का निर्माण होता है। इन देशों की सीमा और शासन संरचनाओं का भी पुनर्गठन किया जाता है। एक अमेरिका यहाँ पे विश्व शक्ति के रूप में उभर कर सामने आता है, विश्व शक्ति के रूप में अमेरिका उभर कर आता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एक प्रमुख विश्व शक्ति बनकर उभरा। उसने यूरोप के पुनर्निर्माण और आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि अमेरिका ने अपने को यूरोपीय राजनीति से दूर रखने का प्रयास किया, लेकिन उसका वैश्विक प्रभाव बढ़ता गया। प्रथम विश्व युद्ध के अगर परिणामों को देखें तो इसने द्वितीय विश्व युद्ध का आधार तैयार कर दिया। कैसे कर दिया? प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न असंतोष, विशेष रूप से जर्मनी और इटली ने भविष्य में और अधिक उग्र संघर्षों की जमीन तैयार कर दी। देखो जर्मनी के हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी का क्रांति, मतलब जर्मनी का राष्ट्रवाद का उदय होगा, और इटली किसके नेतृत्व में आएगा? मुसोलिनी के नेतृत्व में अपने राष्ट्रवाद को आगे लेगा, है ना, मुसोलिनी। वर्साई संधि की कठोर शर्तों ने हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की नींव रखी, है ना। जो प्रथम विश्व युद्ध के प्रावधान रहेंगे उनसे ही द्वितीय विश्व युद्ध की नींव मानी जाती है। ठीक है। आर्थिक प्रभाव को अगर देखें तो युद्ध के कारण कई देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई। जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन हुआ, जिससे उसकी मुद्रा की कीमतें लगभग शून्य हो गई। युद्ध के बाद आर्थिक संकट ने पूरे यूरोप को आर्थिक अवसाद, ग्रेट डिप्रेशन में धकेल दिया। 1929 की आर्थिक मंदी इसी संदर्भों में देखी जाती है। आप अगर पढ़ेंगे ग्रेट डिप्रेशन, आर्थिक मंदी, वो प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों के रूप में देखी जाती है। अब हम क्या लिख सकते हैं
इसके अगर और भी देखें तो निष्कर्ष के रूप में प्रथम विश्व युद्ध ने न केवल यूरोप बल्कि पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। इसके कारण और परिणाम इतने व्यापक थे कि इन्होंने 20वीं शताब्दी के लगभग हर पहलू को प्रभावित किया, है ना। तो ये प्रथम विश्व युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध के पूरे कारणों को हमने देखा। एक प्रश्न आता है यहाँ पे कि जर्मन साम्राज्य की जन्मभूमि में उसका अंतिम संस्कार धूमधाम से हुआ, इस कथन की समीक्षा कीजिए। यहाँ पे इस कथन में कहा यह जा रहा है कि जर्मन साम्राज्य की जन्मभूमि में उसका अंतिम संस्कार धूमधाम से हुआ। क्या कहना चाहते हैं कि जब जर्मनी का एकीकरण हुआ था, आपको पता होगा कि जर्मनी के एकीकरण में रूस का समृद्ध क्षेत्र एल्सस लारेन ले लिया था और वर्साई के शीश महल में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, है ना। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के नेतृत्व में पूरा हुआ था। कहाँ पे? वर्साई के शीश महल में, है ना। वर्साई के शीश महल में, मतलब वहां पे उसका जन्म हुआ। अब प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी पराजित हुआ तो उसी वर्साई के शीश महल में वर्साई की संधि की गई। 1919 में वर्साई की संधि की गई और उसके साथ ऐसे प्रावधान किए जिससे जर्मनी पूरी तरह से टूट गया, मतलब उसका अंतिम संस्कार हो गया। जहाँ पे उसका जन्म हुआ था वहीं उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कहने का तात्पर्य है कि जर्मन साम्राज्य की जन्मभूमि में उसका अंतिम संस्कार धूमधाम से हुआ, है ना। ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। तो ये प्रश्न का मार्मिक वो है, कथन है, ठीक है। तो इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। और अगर हम इसको देखें तो पेरिस जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ सेवर्स की संधि की गई, है ना। तुर्की के साथ सेवर्स की संधि की गई, मैं बता देता हूँ। तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई? सेवर्स की संधि की गई, है ना। इसी तरह से बुल्गारिया के साथ संधि की गई। ये सब आपको याद रखना है, मैंने पूरा बता दिया है। तुर्की के साथ संधि हुई, बुल्गारिया के साथ संधि हुई। इटली, हालांकि बीच में इटली का अगर आप देखें कि इटली किधर था, तो इटली पहले तो धुरी राष्ट्रों में था। पहले तो इटली धुरी राष्ट्रों में था। इटली पहले धुरी राष्ट्रों में था, परंतु बीच में, है ना, धुरी राष्ट्रों में था। बीच में उसको जो इटली फिर क्या हो जाता है, मित्र राष्ट्रों की तरफ आ जाता है ना। मित्र राष्ट्रों की तरफ आ जाता है। इसी संदर्भ में कहा जाता है कि इटली जीत कर भी हार जाता है। मतलब जीत कर भी हार कैसे जाता है कि पहले बाद में वो मित्र राष्ट्र की तरफ आ जाता है, फिर मित्र राष्ट्र उसे ज़्यादा भाव भी नहीं देते, मतलब उसको इस तरह से ज़्यादा कुछ प्राप्त नहीं हो पाता है प्रथम विश्व युद्ध से। इसी कारण जब इटली में मुसोलिनी आता है तो अपने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाता है, ठीक है। इटली के साथ तुर्की का साथ सेवर्स की संधि की जाती है। मैंने बताया था तुर्की के साथ सेवर्स की संधि की जाती है। और हंगरी, बुल्गारिया, इन देशों के भी साथ संधि की जाती है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले वाले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।